मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको पृष्ठ रसायन का यानी सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर आगे से पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं एंजाइम कैटालिसिस या एंजाइम उत्प्रेरण। अब पहले एंजाइम समझ लीजिए, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जीवित पौधों में एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो यानी एक बायो कैटालिस्ट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वास्तविक रूप में ये उच्च अणुभार वाली प्रोटीन है। जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक बायोकेमिकल मैंने बताया कैटलिस्ट है कहते हैं, तथा इस कारण इस प्रकार के उत्प्रेरक को जैव रासायनिक कैटलिस्ट यानी कि जो प्रोसेस उसको बायो कैटालिसिस भी कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु इनमें एक अप्रोटीन नॉन प्रोटीन पदार्थ भी उपस्थित होता है जो इनकी सक्रियता को बढ़ाता है, जिसे क्या कहते हैं, कोएंजाइम। इन जो एंजाइम है वो क्या है आपका, वो तो प्रोटीन है, पर उसके साथ एक जो उसकी यानी कि उसकी पावर को और इंक्रीज कर रहा है वो क्या होता है, जो कि नॉन प्रोटीन होता है, जिसे कोएंजाइम कहते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, सुक्रोज का प्रतिलोमन यानी कन्वर्ट करना उसको, इसे कहते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो सुक्रोज को, इट्स सुक्रोज, हियर इट इज़ रिटन रॉन्ग, इट्स सुक्रोज। तो ये सुक्रोज को, हाँ, ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11। सुक्रोज को किसमें, इन्वर्टेज जो एंजाइम है लिक्विड स्टेट में। ये AQ व्हाट डज AQ मीन्स, इट्स मीन्स एक्वस। एक्वस मतलब उसके तरल पदार्थ में, ठीक है, मतलब एक है मेल्टेड, और L मतलब लिक्विड, जलीय, ठीक है। ये भी आपका ये जलीय विलयन ही है, इसका मतलब इसका जलीय विलयन, ये आपका प्रॉपर जल है। जहाँ S लिखा होगा यानी सॉलिड, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है, ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होता है, और उसके अंदर एक के अंदर ग्रुप अलग अलग होते हैं, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, यानी ग्लूकोज को जो एथिल अल्कोहल में कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, जाइमेज एंजाइम एथिल अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरह से आपका स्टार्च क्या है, C6H10O5 का ट्वाइस, तो ये किस में चेंज होगा, ये आपका चेंज होगा किस में, यहाँ N आएगा, ये आपका यहाँ N आएगा, ठीक है, N नंबर्स होता है। ये किस में चेंज हो जाता है आपका, ये है डाइस्टेज, इसको चेंज कर देता है माल्टोज में। किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में। आगे आ जाइए, आगे क्या है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टोज का ग्लूकोज में जो परिवर्तन करता है माल्टेज। कौन कर रहा है, माल्टेज। ये आपका इन्होंने यहाँ गलत लिखा हुआ, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, ये फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। आगे इधर है यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया जो है, यूरिया उसका किस में चेंज कर रहे हैं, अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड को। वो क्या होता है, यूरिएज। ये एंजाइम क्यों है, क्योंकि ये किसके द्वारा सिक्रीट किए जा रहे हैं, लिविंग बीइंग द्वारा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिक्रीट होते हैं, उनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम्स। और अगर ये जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैटालिस्ट, ठीक है। तो इन्हें बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी कहते हैं। अमाशय में पेप्सिन, ये क्या है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, जबकि आमाशय में पेप्सिन कर रहा है, क्या कर रहा है, पेप्सिन एंजाइम किसको, प्रोटीन को किसमें चेंज कर रहा है, पेप्टाइड में। जबकि आंत में अग्नाशय, इसमें कौन है, टिप्सिन प्रोटीन को जल अपघटन कर द्वारा अमीनो अम्लों में परिवर्तित कर रहा है। किसमें कन्वर्तित कर रहा है, अमीनो अम्ल में। ऊपर वो कर रहा था पेप्टाइड में, ये कह रहा है अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड्स में। अब दूध को दही में कौन जमाता है, लैक्टोबैसिलस। आप जानते होंगे, बायो में पढ़ चुके होंगे। एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं, जो ये कैटालिस्ट हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उच्च क्षमता या सक्रिय यानी हाई एफिशिएंसी। कहने का लिए कि पर्टिकुलर जो है क्रिया को ही करेंगे। एंजाइम जैविक अणु की अभिक्रिया की दर को 10 से 20 तक गुना बढ़ा देता है। 10 से 20 गुना है, थिंक ओवर कि 10 से 20 कितना। अगर हम कैटालिस्ट, अगर आपका जो हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कैटालिस्ट ना हो तो हमारा एक टाइम का भोजन पचने में 50 साल का समय लगेगा। तो देख लीजिए ये कितने हेल्पफुल हैं। विशिष्ट प्रकृति यानी स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक नेचर का मतलब है एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को करेगा, चलाएगा, दूसरे को नहीं। कुछ एंजाइम अणुओं की एक श्रेणी में विशिष्ट स्थल पर अभिक्रिया के लिए कुछ विशेष प्रकार के उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन कुछ अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। कुछ अत्यधिक विशिष्ट कहने का मतलब है कुछ तो ऐसे हैं जो कि आपका रिएक्शंस को कर रहे हैं एक से ज़्यादा को, पर कुछ ऐसे जो स्पेसिफिक रिएक्शंस को, देखिए अब इधर देखिए, सुक्रोज है, सुक्रोज को इन्वर्टेज ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदला,
और जबकि माल्टोज को माल्टेज ने ग्लूकोज में बदला। ठीक है, तो ये आपका ये चीज़ है। अब आ जाइए आगे, अनुकूलन तापमान। अनुकूलन से आप समझ रहे होंगे कि वो तापमान जिस पे कोई चीज़ बिल्कुल अपनी परफेक्ट, मतलब जो उसे उसके लिए सहूलियत वाला हो, अनुकूल। तो यहाँ इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वह ताप जिस पर एंजाइमों की सक्रियता उच्चतम होती है, हाई बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या है, अनुकूलन तापमान, यानी उनके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया तापमान जिस पे वो अपनी रिएक्टिविटी को मैक्सिमम शो करते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि आपका 298 केल्विन से 210 केल्विन होता है। नोट, मानव शरीर पर ताप, मानव शरीर का जो ताप होता है 310 केल्विन होने के कारण एंजाइम उत्प्रेरित क्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। अब इधर देखिए एंजाइम का, देखिए चल रहा है, क्या करता है एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये देखिए दे रखा है एंजाइम की, ये दे रखा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये चीज़ नोट कीजिएगा कि बहुत कम ताप पर एंजाइम क्या हो जाएगा, निष्क्रिय यानी डीएक्टिव, निष्क्रिय यानी कार्य नहीं करेगा। पर अगर हम ताप को बढ़ा दें तो डीनेचर्ड का मतलब है उसका जो संगठन है वो टूट जाएगा। ठीक है, नेचर अपना बदल जाएगा, उसका जो संगठन है जिससे वो बना है वो टूट जाएगा। फिर आपका आ जाइए अनुकूल पीएच। जैसे अनुकूल टेम्परेचर होता है ऐसे ही अनुकूल पीएच होता है हमारी बॉडी में। जानते हो आप, कहीं पीएच क्या है हमारा अलग अलग होता है। तो जैसे आपका जो स्टमक है उसके अंदर पीएच हल्का सा अम्लीय होता है। तो देखिए प्रत्येक एंजाइम का विशिष्ट पीएच यानी स्पेसिफिक पीएच पर कार्य करते हैं, अर्थात वह पीएच जिस पर एक एंजाइम उच्चतम सक्रिय प्रदर्शित करता है एंजाइम का अनुकूलन पीएच कहलाता है, जो कि जिनका मान 5 से 7 के मध्य होता है। यदि पीएच अनुकूलन भाग से काफ़ी भिन्न हो तो क्या होगा, स्कंदित। स्कंदित का मतलब क्या होते हैं, प्रेसिपिटेटेड। जानते हैं, केमिस्ट्री वाले बच्चे जानते होंगे कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग प्रेसिपिटेटेड मतलब कोई चीज़ नीचे जम जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। आगे आ जाइए, ये आपका एंजाइम्स का इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिटर। जैसे कैटालिटिक इनहिबिटर तो ऐसे ही है, वे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रिया को कम करें एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरक की कार्यविधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, यानी ये जो एंजाइम कैटालिसिस होता है कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे है, तो उसको हम समझते हैं। एंजाइमों की क्रियाविधि अत्यंत विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है, यानी एक एंजाइम एक रिएक्शन को करता है स्पेसिफिकली, यानी उसके अंदर कुछ तो ऐसा डिज़ाइन होगा कि वो अपने सबस्ट्रेट को यानी अपने अभिकारक को पहचान ले। ठीक है, तो वो यही आगे देखते हैं। वास्तव में इनकी प्रकृति प्रोटीनीय होती है। इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित मतलब राउंड मार के इस तरह से कुंडलित अवस्था में रहती है तथा विलियन में इसकी कुंडलियाँ खुलकर कोलाइडी विलियन बनाती हैं। एंजाइमों की सतह पर निश्चित आकृति, देखिए समझ लीजिए, निश्चित आकृति के अनेक दरारें यानी कैविटीज़ उपस्थित हैं। इसमें सक्रिय समूह, इन कैविटीज़ में सक्रिय समूह जैसे कि अमीनो समूह, एसिडिक समूह, थायोल समूह या एल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं। इन सक्रिय समूह को सक्रिय केंद्र यानी एक्टिव सेंटर कहते हैं। जब अभिकारक यानी आधार, अभिकारक को कह रहे हैं आधार, सक्रिय केंद्र पर जुड़ते हैं तो एक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, सक्रिय एंजाइम आधार संकर यानी कि एक्टिव सेंटर पे जो आपका ये जो जुड़े हुए हैं ये आपके किससे जुड़ जाते हैं, किससे, आधार यानी अभिकारक से जुड़ के, और एक क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं जो अपघटित होकर उत्पाद देता है। और अधिकांश दशाओं में आधार जो सक्रिय केंद्र पे जुड़ा होता है किसके द्वारा जुड़ा होता है, हाइड्रोजन आबंध के द्वारा या द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा, आबंध के द्वारा। अब आ जाइए एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए, यानी एंजाइम उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि है यानी किस तरह से होते हैं, एक लॉक और की मॉडल बना गया। तो आप जानते होंगे कि लॉक अपनी ही चाबी से खुलता है, कोई लॉक किसी और दूसरी चाबी से नहीं खुलता। तो वही चीज़ है कि इसमें क्या है, इस मॉडल के अनुसार एंजाइम के कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर एक निश्चित आकृति की सक्रिय केंद्र होते हैं जिसमें उचित आकृति के अभिकारक अणु जुड़ जाते हैं, जैसे कि ताले में कुंजी जुड़ती है। अब पहले हम मान लें जैसे एंजाइम क्या है ई, अभिकारक क्या है एस, और इसके अंदर जो बाद में जो ये बीच में जुड़ के बनाते हैं ई एस संकर, और बाद में क्या होता है टूट जाता है। को ध्यान से दीजिए, ये क्या है एंजाइम ई, और ये क्या है आपका आधार सबस्ट्रेट। ये क्या हुआ, ये की है, ये लॉक है, ये की और लॉक जुड़ गए यानी एंजाइम आधार संकर बन गया। दिख रहा होगा बच्चों आपको, एंजाइम आधार संकर बन गया। फिर एंजाइम क्या हुआ, एंजाइम आधार संकर, फिर से क्या हुआ, एंजाइम अपना निकल गया और ये उत्पाद बन गया। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए कोलाइडी अवस्था। क्या है कोलाइडी अवस्था, तो कोलाइडी अवस्था को जनरल टच दे रहे हैं हम, बाकी हम कल पढ़ाएंगे, मतलब मंडे को पढ़ाएंगे। अब तो है झिल्ली, ये दो सन उसमें किन्होंने, झिल्ली के द्वारा थॉमसन
थॉमसन ग्राहम जो थे उन्होंने सन 1861 द्वारा जंतु झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थों के विसरण यानी कि झिल्ली को पार करके जाना, डिफ्यूजन जैसे इंग्लिश में कहते हैं, का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ पदार्थ जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से तथा अति शीघ्र विसरित हो जाते हैं। यानी कि जैसे मैं झिल्ली लूँ, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आपने आलू है, आलू को काट के रख दो पानी में तो क्या होगा, चीनी के पानी में, उसके अंदर क्या होगा, चीनी का पानी भर जाता है। तो वो क्या जो यानी कि कहने एनिमल मेम्ब्रेन या लिविंग बीइंग की मेम्ब्रेन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, आपका पदार्थ की झिल्ली कह रहे हैं, जंतु झिल्ली कह रहे हैं, उसके द्वारा देखा उन्होंने कुछ पदार्थ तो बहुत आसानी से जा रहे हैं अति शीघ्र, जबकि कुछ पदार्थ आसानी से नहीं जा पा रहे, धीरे धीरे जा रहे हैं, और जबकि कुछ तो बिल्कुल नहीं जाते। तो उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, पदार्थों को वर्गीकृत किया, किसमें, क्रिस्टेलॉइड में और कोलॉइड्स में। किसमें किया, क्रिस्टेलॉइड या क्रिस्टलाब और कोलॉइड में। तो आ जाइए क्रिस्टेलॉइड की बात करते हैं। क्रिस्टेलॉइड क्या है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन पादप झिल्ली, चरम पात्र यानी जंतु पात्र यानी चमड़ा कह सकते हैं, या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विसरित हो जाता है, जो आसानी से चला गया, उसे क्या कहा हमने, क्रिस्टेलॉइड, अर्थात जैसे छन जाता है उसे क्रिस्टेलॉइड कहते हैं। कुछ क्रिस्टेलॉइड जैसे चीनी, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, ये सब। अब आ जाइए कोलाइड्स, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चरम पत्र या जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। ये पदार्थ गोंद के समान अवस्था में पाए जाने के कारण कोलाइड कहलाए जाते हैं, क्योंकि ग्रीक भाषा में कोलाइड मतलब, कोला मतलब गोंद और इडोस मतलब समान। उदाहरण है कोलाइड का जिलेटिन, एम्ब्युलिन, प्रोटीन, स्टार्च आदि। अब कोलाइड को आधी तो पुरानी जो थी डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन दी गई, पर इसके आधार पे हम सबको प्रूफ नहीं कर पाई कौन कोलाइड है और कौन क्रिस्टेलॉइड है। तो उसके आधार पे हम लोगों ने फिर आधुनिक डेफिनेशन दी। तो वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन क्या है, वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁹ नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रम से कम, अर्थात 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁸ सेंटीमीटर के लगभग होता है। इसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार समान होता है, जिस कारण से ये समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, यूरिया, शर्करा आदि का जल में बना विलयन। वास्तविक विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं, ये समांगी होते हैं, ये विलयन स्थायी होते हैं, अर्थात बहुत समय तक रखने पर इनमें विलय के कण स्थिर नहीं होते। आप चीनी के पानी को रख दो, ढक के रख दो, मतलब उसमें से वाष्पन ना हो, पानी ना जाए, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात अलग है कि वाष्पन हो जाएगा तो नीचे आपको चीनी के कण दिखेंगे। विलय के कणों का आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण, विलय मतलब जो चीज़ घुल रही है, इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। ये पदार्थ होते हैं तथा छानने पर आसानी से छनते नहीं हैं। अब आ जाइए निलंबन या सस्पेंशन, वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, निलंबन कहलाते हैं। निलंबन मतलब जो तैरता रहे, बैठे नहीं, जैसे बालू या मिट्टी का जलीय विलयन। तो निलंबन के गुण क्या होते हैं, ये विषमांगी मिश्रण है। नेचुरल सी बात है, जब आप पानी डालते हो तो पानी अलग दिखता है, वो मिट्टी अलग दिखती है, तो विषमांगी हुआ। क्योंकि समांगी क्या होता है, जिसमें हम देख ना सकें, दोनों को सेपरेट ना कर सकें। विषमांगी जिसमें हम दोनों अलग अलग जो घटक हैं मिश्रण में, उनको अलग कर सकें, देख भी सकें आसानी से। इसमें विलय के कण पूर्णतः विलय नहीं होते, यानी विलय यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में पूरी तरह विलय नहीं होते। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत, सूक्ष्मदर्शी से देख ही लेते हैं। इन्हें एक जगह रखने पर विलय के कण तल में बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी नहीं होते, ये धूसर होते हैं छानने पर, यानी कि छन्नित होते हैं, यानी छान के हम शुद्ध पानी को निकाल लेते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम कोलाइडी विलयन के बारे में, उनकी विशेषताएं, उनको कैसे सेपरेट करते हैं, सब पढ़ेंगे। डेली पढ़ते रहिए और मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। किसी बच्चे के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ना किसी ने अपना काम करके कॉपी में दिखाया मुझे इमेज डाल के, जल्दी से जल्दी दिखाइए। ओके, थैंक यू।